थर्मल एक्सपेंशन में डिस्कस किया था। पहला पॉइंट लीनियर एक्सपेंशन, हमने कहा था किसी बॉडी का लेंथ या कोई दो पॉइंट के बीच का लेंथ एल है, तो एल कितना होगा अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। इनफैक्ट इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट ऐसे था, डीएल छोटा सा लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा dt, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन तब लगाओगे, मेडिकल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजीनियरिंग बैच में इस पे फोकस करते हैं। अगर अल्फा लार्ज हो या अल्फा कांस्टेंट नहीं हो, अल्फा वेरिएबल हो, तो हमें इस इक्वेशन से लेके चलना है। ये कब लगाएंगे? when alpha small and constant as well as delta t is not large, ठीक है। अदरवाइज ये इक्वेशंस लिखे हैं। लीनियर एक्सपेंशंस पे हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम करेक्टली किस टेम्परेचर पे करेक्ट टाइम मेजर करेगा, अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, है ना। कब स्लो चलेगा, कब फास्ट चलेगा, ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा डिस्कस किया था एरिया से बना एरियल एक्सपेंशन। बहुत आसान सा चैप्टर है ये। एरियल एक्सपेंशन दैट मींस एरिया विल चेंज। ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। डिफरेंशियल में लिखोगे तो ऐसा ही आएगा। बच्चों इस एरियल को ना सुपरफिशियल भी बोलते हैं। जिसने उस दिन नोट डाउन नहीं किया होगा कर लेना, एरियल एक्सपेंशन। एंड देन तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या डिस्कस किया था? V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है। गामा को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और फिर अगर कोई आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ हर डायमेंशन इक्विवेलेंट रेट से चेंज होगा, इक्विवेलेंट वे से चेंज होगा, आइडेंटिकल वे से चेंज होगा, इक्विवेलेंट नहीं सॉरी आइडेंटिकल वे से। आइसोट्रॉपिक जैसा ये डायरेक्शन है वैसा ही इक्विवेलेंट, ऐसा वैसा ही ये। इन दैट केस गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा। इतना हमने लास्ट में ये हमने समराइज कर दिया जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब एवरी डायमेंशन इट्स सेम, expansion in every dimension will be in identical way, all directions are identical। जैसे कोई ऐसा मटेरियल होता है कभी कभी कि सपोज इस डायरेक्शन में वो अलग तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, इस डायरेक्शन में अलग तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल तो हम मानेंगे आइसोट्रॉपिक ही रहेगा, हर डायरेक्शन में वो सेम वे से एक्सपैंड हो रहा है। तो एक और चीज डिस्कस किया था, एक और क्या पॉइंट डिस्कस किया था? डेंसिटी भी डिस्कस किया था बच्चों।
कि अगर किसी लिक्विड का, किसी सॉलिड का डेंसिटी रो है, इनिशियली रो नॉट था, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, दिस इज वेरी स्मॉल, तो इसी को हमने लिखा था रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। और एक्सपेंशन हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल, सो रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। लेकिन यहां लिखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल, यहां पे एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, अच्छा अब सुनना, एक सवाल लेते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन पे। एक ग्लास बीकर है और इसमें मरकरी फिल्ड है। मरकरी इज फिल्ड टू ब्रिम, मतलब एकदम पूरा फिल्ड है। नाउ temperature is increased by delta T. How much mercury will overflow the beaker? बीकर से कितना मरकरी बाहर आएगा? बच्चों ये सवाल कैसे सॉल्व करें? If initial volume is V naught, if beaker volume with V naught, बच्चों टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो मर्क्यूरी एक्सपैंड करेगा, और पता है गामा ऑफ द Hg बड़ा होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मर्क्यूरी का ज्यादा होता है। कोई बता सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को, इस फैक्ट को कहां यूज किया जाता है? एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ मर्क्यूरी इज लार्ज, इस फैक्ट को किस डिवाइस में यूज किया जाता है? थर्मोमीटर थर्मोमीटर में भी यूज किया जाता है ना। थर्मोमीटर में इसलिए यूज करते हैं, तुम देखोगे नीचे जो एक व्हाइट कलर का रहता है लोब बना हुआ, उसमें मर्क्यूरी रहता है, बहुत फाइन कैपिलरी होता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है बहुत सेंसिटिव होता है, और वो बहुत फाइन रखते हैं कि चूंकि कम ही वॉल्यूम ऊपर जाए, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो वॉल्यूम वो लेंथ में चला जाता है ना। तो कितना ऊपर गया, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंड होगा और वो उतना ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों। इसमें मर्क्यूरी फिल रहता है, और ये ग्लास इतना बड़ा दिखता है बट इसमें बहुत नैरो ये रहता है।
और इसी में जैसे इंक्रीज हुआ इसमें राइज करता है और यहाँ पे कैलिब्रेट किया रहता है, ठीक है ना। कितना मर्क्यूरी है, कितने टेम्परेचर पे कितना इंक्रीज करेगा, कितना लेंथ यहाँ पे जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा सवाल होता है कि मर्क्यूरी को क्यों यूज करते हैं थर्मोमीटर में। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बताओगे, व्हाई इट इज यूज्ड, बिकॉज इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लार्ज होता है। और एक और भी रीजन है कि इसको ग्लास से हम देख पाते हैं बिकॉज ये शाइन करता है, शाइनिंग नेचर है, चमकता है ना। तो ये दोनों रीजन है कि थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी यूज करते हैं। तो इस सवाल पे आते हैं। तो केस 1 ले लेता हूं पहला, नेग्लेक्ट volume of neglect volume expansion of glass beaker। मतलब एज्यूम करें कि ये एक्सपैंड तो होगा कि ये भी करेगा, ग्लास बीकर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, बट उसको अगर नेग्लेक्ट किया मतलब मर्क्यूरी के कंपैरिजन में बहुत कम बढ़ा है। तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी, डेल्टा V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V नॉट गामा V0 1 plus मर्क्यूरी इनटू डेल्टा T। क्लियर। इतना वॉल्यूम ओवरफ्लो करेगा। मान लो इनिशियल डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी Hg, रो नॉट Hg है ना। रूम टेम्परेचर पे सपोज इतना था डेंसिटी रो का, हमें तो चाहिए था कितना मास ओवरफ्लो करेगा, हमने ये लिखा ना, हाउ मच मर्क्यूरी, दैट मींस मास पूछा जा रहा है, हाउ मच मास विल ओवरफ्लो। तो डेल्टा एम कैसे लिखेंगे बच्चों, डेल्टा वी इतना वॉल्यूम बाहर आया और उसका डेंसिटी क्या लिखूं, रो नॉट Hg लिखूं या रो नॉट अपॉन 1 प्लस सही लिखा क्या, क्योंकि उसका डेंसिटी ये जब एक्सपैंड किया है तो इसका डेंसिटी चेंज हो गया। तो व्हाट विल बी द आंसर, डेल्टा भी यहां पुट कर लोगे, वी नॉट गामा Hg इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 प्लस गामा Hg डेल्टा टी। क्लियर। सो आई होप कि बच्चों सबको क्लियर है। ये जो वॉल्यूम निकला है बाहर, इससे एक्सपैंड किया है, तो ये हायर टेम्परेचर का वॉल्यूम है, इतना मर्क्यूरी बाहर आएगा, तो उसका डेंसिटी ये नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो डेंसिटी थोड़ा कम हो गया होगा। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट दैट टेम्परेचर वी हैव टू दिस मल्टीप्लाई। सो दिस इज योर आंसर। अब कोई पूछेगा कि सर ऐसा दिया रहेगा कि नहीं, बीकर का भी दिया हुआ है कुछ एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, बीकर विल आल्सो एक्सपैंड, है ना। तो इन फैक्ट अगर हम बीकर का भी एक्सपेंशन काउंट करें तो लेट्स की बीकर अब ऐसा हो गया है, बेस भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, दिस इज द न्यू सिचुएशन। अब अगर पूछा जाए कि कितना मर्क्यूरी बाहर आएगा इफ वी कंसीडर एक्सपेंशन ऑफ बीकर 2, तो केस 2 लिख लो। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ रहा होगा। केस 2, इफ expansion of beaker is also considered,
या ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। तो नेट ओवरफ्लो ऑफ HG इज इक्वल टू कितना मरकरी का वॉल्यूम चेंज हुआ और माइनस कितना बीकर का वॉल्यूम चेंज हुआ। ये मुझे लगता है कि कॉमन सेंस से इतना समझ में आ जाएगा। मान लो, समझाता हूं मैं कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब बीकर का वॉल्यूम था, मरकरी का भी इतना ही था। जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो सपोज बीकर का वॉल्यूम हो गया, बीकर का वॉल्यूम हो गया लेट्स 102 सेंटीमीटर क्यूब और मरकरी का वॉल्यूम हो गया सपोज 105 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ, पहले वॉल्यूम मरकरी का था 100, अब हो गया 105 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बाहर आएगा मरकरी, 5 सेंटीमीटर क्यूब या 3 सेंटीमीटर क्यूब? 3 सेंटीमीटर क्यूब। सबको समझ में आया? जी हाँ, तो ये हो गया बच्चों नेट ओवरफ्लो। तुम लोगों ने समझ में आ गया, तुम लोग लिख लो। ये एक्सप्रेशन में यहाँ पे मैं गलती से छूट गया, ये यहाँ था, ये रो नोट भी रहेगा, है ना, रो नोट ये तो रहेगा, है ना। इसको कंप्लीट करना, यहाँ पे था, ये वाला छूट गया था गलती से डेल्टा में पिछले सवाल में। चलो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इतना वॉल्यूम बाहर आया है ना, तो इसको लिख लेते हैं डेल्टा वी ओवरफ्लो, ये लिख लेंगे वी नॉट गामा ऑफ द एच जी इंटू डेल्टा टी, इसको भी काउंट कर लेंगे तो गामा ऑफ द बीकर इंटू डेल्टा टी, यही कहेंगे ना। ठीक है, तो ये काउंट करेंगे। पिछले सवाल में हमने इसको नेग्लेक्ट कर लिया था। कभी कभी ना इसको ऐसे भी बोलते हैं वी नॉट इंटू गामा एपरेंट, एपरेंट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, कि हमें देखा कि इतना बाहर आया तो ये एपरेंटली इतना दिखेगा। तो अगर कभी पूछे तो ये भी बता देना। पता है, ये एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में ये जो मेथड था, दिस वाज यूज्ड टू फाइंड टेम्परेचर, कि अभी हमारा दिन का टेम्परेचर कितना है, रात का टेम्परेचर कितना है, गर्मी में कितना होता है ना। ये टेम्परेचर मेजर करने का ये डिवाइस ग्रीक सिविलाइजेशन में आया था। वो क्या करते थे, एक बीकर रखा, बीकर में मरकरी फिल कर दिया और मरकरी जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसे मॉर्निंग में टेम्परेचर कम है, दोपहर में बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो उससे बीकर से जो भी मरकरी ओवरफ्लो होता था उसका वेट मेजर करते थे, कितना वेट है, उस वेट के अकॉर्डिंगली बताते थे क्या टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट आया था बच्चों बुयांसी फोर्स। क्योंकि फ्लूइड पढ़ चुके हो तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बीकर में या एक वाटर में एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, इसके एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट कर दो,
inlet expansion coefficient of block. If temperature is increased and it is found that block is floating, then पहला ऑप्शन, मुझे आंसर बताना, ए ऑप्शन, if temperature is increased, वाटर हो या कोई भी लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट का साइन देना है, इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट, ये तीन साइन पुट करना। बी, buoyancy force on the block, increase decrease या remain constant, fill करना है। C, fraction of volume submerged of the block, इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन कांस्टेंट, ये तीन साइन पुट करना है बच्चों। यार ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। लिक्विड का डेंसिटी रो कितना होता है, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज, सो दिस क्वांटिटी विल डिक्रीज। सो पहला का आंसर हो जाएगा डिक्रीज, है ना, ये वाला ऑप्शन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी कम होगा, सो बुआंसी फोर्स क्या होगा, ये तो आईआईटी का सवाल हो जाता है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो बुआंसी फोर्स के बारे में साक्षी पाटिल, चैतन्य, सृष्टि नहीं है क्या, सृष्टि नहीं, हाँ सर। अच्छा नाम नहीं दिखा मुझे, क्या होगा सृष्टि, बुआंसी फोर्स? कृष्णा सिंह बता रहा है इंक्रीज। तनुषा बताओ क्या होगा बुआंसी फोर्स? चलो मैं हिंट, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा बुआंसी फोर्स। क्यों इंक्रीज होगा, मुझे तो लगता है डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका डेंसिटी कम हो रहा है वाटर का, है ना। चलो एनीवे, इंक्रीज का तो मुझे समझ में आता है, डिक्रीज कोई कहा तो समझ में भी आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं हिंट बता रहा हूं, क्या दे रहा हूं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड and it is found that the block is floating, ब्लॉक अभी भी फ्लोट कर रहा है, ये हिंट है बच्चों। अब आंसर देना, अपूर्व पाटिल तुमसे एक्सपेक्टेड होगा आंसर, दिस इज योर हिंट। मेडिकल में पढ़ रहे हो फिर भी दिमाग लगाओ। कॉन्फिडेंट आंसर, राशि ने अभी भी बताया इंक्रीज। सर बुआंसी फोर्स क्या होता है? अच्छा बुआंसी फोर्स क्या होता है, अच्छा मेडिकल बैच एमबी बैच तो पढ़ी नहीं अभी बुआंसी फोर्स, ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो पता है। एमए बैच तो पढ़ लिया। चलो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो,
बच्चों अगर ये फ्लोट कर रहा है, जब फ्लोट करता है ना एमए बैच और एमआर बैच, फ्लोट करने का मतलब हुआ इसका बुआंसी फोर्स बी इसके वेट को बैलेंस करता है, mg को बैलेंस करता है, तभी तो फ्लोट करता है ना। अब बताना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, ब्लॉक का भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बट मास तो सेम ही रहेगा, तो मास सेम रहेगा तो बुआंसी फोर्स भी सेम ही रहेगा, बुआंसी फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, दिस इज आंसर, क्योंकि ये कह रहा है फ्लोट कर रहा है। लेकिन कहोगे सर कुछ बच्चे जो एमए बैच वाले होंगे, एमडी बैच वाले नहीं समझ में आया, डोंट वरी, ये समझ में आ जाएगा जब फ्लूइड पढ़ेंगे। बुआंसी फोर्स जो होता है वो होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, हालांकि ये तुम लोग 10th में पढ़े हो, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ द लिक्विड का वेट के बराबर, वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ द लिक्विड। सो चूंकि बुआंसी फोर्स कांस्टेंट है, डेंसिटी कम हो रहा है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा वो ज्यादा होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन, ज्यादा फ्रैक्शन सबमर्ज रहेगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे ये थोड़ा और सबमर्ज होगा, इसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, मैंने मान लिया। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज विल इंक्रीज, इनफैक्ट बढ़ाते जाओ, इसका डेंसिटी अगर ब्लॉक का रो बी है और इसका रोयल है, समझना बच्चों, अगर ये फ्लोट कर रहा है ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक है, तो रो भी कम है, वुडन ब्लॉक फ्लोट करता है लेकिन आयरन का ब्लॉक सिंक करता है, तो वो ब्लॉक फ्लोट करता है जिसका डेंसिटी कम है। और यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लिया कि इसका डेंसिटी कांस्टेंट, इसका डेंसिटी कम हो रहा है, ये कम होते होते देखो अभी बड़ा है, कम होते होते जब ये रो बी के बराबर हो जाएगा, दोनों का डेंसिटी इक्वल हो जाएगा, इसका वेरिएबल है तब भी, दोनों का जिस समय इक्वल हो जाएगा उस समय ये कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा। और अगर और बढ़ाए, इसका डेंसिटी सपोज कम बढ़ा और इसका डेंसिटी और कम हो जाएगा, तो ये फिर सिंक हो जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने ये क्लियर किया है कि बुआंसी फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज फ्लोटिंग, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द फ्रैक्शन सबमर्ज दैट विल इंक्रीज, तो DCI। नो सर। चलो अगर हम यही सवाल ऐसा पूछते कि एक आयरन का ब्लॉक है जो सिंक किया हुआ है, और डायग्राम कुछ ऐसा मैं बना देता हूं, ये वाटर है और इसमें एक आयरन का ब्लॉक लगा दिया ऐसे, ठीक है, एंड सपोज इसका एक्सपेंशन, आयरन का भी एक्सपेंशन होगा बट सपोज वाटर के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है, या आयरन का ब्लॉक का मतलब ब्लॉक ले लेते हैं जिसका गामा नेग्लेजिबल है, और गामा ऑफ द लिक्विड कुछ है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, so what will happen to the buoyancy force, what will happen to the buoyancy force on the block? Increase, decrease, remain constant? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा? सर क्योंकि वो कंप्लीटली सिंक्ड है ना, उसके अंदर अटैच थोड़ी है। ये कौन बोल रहे हो, थोड़ा नाम बता दो यार। योगेश है क्या? हाँ सर। गुड, चलो ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहना, बट मुझे लगता है आंसर गलत है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था,
आवाज में, इसलिए मैंने नाम पूछा। चलो बच्चों, ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। शुभम बाशिने ने कहा सर बॉयंसी फोर्स विल इंक्रीज। बच्चों ये लिक्विड का डेंसिटी कम होगा, इसका अभी हमने कहा ब्लॉक का एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है, ये वॉल्यूम उतना ही सबमर्ज्ड है, मतलब उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, लेकिन डेंसिटी कम हो गया तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो रहा है इनटू रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी, दिस इज द बॉयंसी फोर्स। एमबी भाई तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा बच्चों? डिक्रीज। कंफर्म। Why? Because this will remain same. This will decrease. तो buoyancy force will decrease. अगर मैं यहां से पूछ दूं what will happen to tension in the string? प्रिया पाटिल, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? कहीं से तो आंसर आया। इंक्रीज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंक्रीज क्यों इंक्रीज करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बताएगा? बॉयंसी फोर्स कम हो रहा है। बॉयंसी फोर्स कम हो रहा है और mg कांस्टेंट है। बहुत ही बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया। बच्चों अभी बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, T प्लस बी मिलके इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। और प्रिया ने बताया सर mg तो कांस्टेंट है, बॉयंसी फोर्स कम हो रहा है, सो टेंशन हैज टू इंक्रीज। बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों अभी हमने कंडीशंस लेके बताया इसमें बॉयंसी फोर्स को कि ब्लॉक का एक्सपेंशन हमने नेग्लेक्ट किया था, तो बताना आसान था कि व्हाट विल हैपन टू बॉयंसी फोर्स, बट ब्लॉक भी एक्सपैंड कर रहा है, दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। सो इन दैट केस क्या एक्सप्रेशन होगा, कैसे बताएंगे? तो केस लिखो, इफ ब्लॉक if block has significant expansion coefficient, मान लो इसका वॉल्यूम V0 इनिशियली, अभी ये बॉयंसी फोर्स B0 है ना, नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सो न्यू बॉयंसी फोर्स क्या होगा? न्यू बॉयंसी फोर्स क्या होगा? तो न्यू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी, दिस इज द बॉयंसी फोर्स। लेकिन वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो जाएगा बच्चों? V0 इनिशियल वॉल्यूम ब्लॉक का 1 प्लस गामा बी फॉर द ब्लॉक इनटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा वॉल्यूम। लिक्विड क्या हो जाएगा? रो नॉट इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस gamma of the liquid into delta T into G. This is the new buoyancy force. Initial buoyancy force कितना होगा? V0 into rho naught into G. अगर हम बात करें कि B क्या होगा, B डैश से ग्रेटर होगा या लेसर होगा, सो कोई बता सकता है ये?
वी नॉट रो नॉट जी को लिख लिया तो हो जाएगा 1 प्लस गामा बी इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी. This is the new buoyancy force with respect to initial buoyancy force. मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होगा. अब अगर मैं कहूं if gamma b is equal to gamma l, buoyancy force remain constant. अगर gamma b is greater than gamma l, buoyancy force will, Increase. ये अगर ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, लिक्विड से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, मोर वॉल्यूम विल डिस्प्लेस, बी विल इंक्रीज अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और थर्ड में अपने लिखूंगा, खुद से लिख लो. एक सवाल लिखो. Block is floating in water at temperature 20 degrees C. Solid block. A solid block is floating density of the block is 0.95 gram per centimeter cube. Density of the water is at 20 degrees C, 1 gram per centimeter cube. Gamma of the water is, suppose मैं just ऐसे ले रहा हूं, gamma of the water is 10 minus 4 5 into 10 minus 4 per Kelvin या per degree C. Find temperature when block will start sinking. Find temperature when block will start sinking. Okay. Neglect expansion of the block. That means gamma of the B is equal to 0. तो बच्चों मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था किस समय वो सिंक करना स्टार्ट करेगा. ब्लॉक का डेंसिटी कांस्टेंट है. When just start sinking, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है इसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज बढ़ रहा होगा, एक समय जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज होगा. वो कब होगा? जिस समय लिक्विड का डेंसिटी इज इक्वल टू ब्लॉक का डेंसिटी हो जाए. लिक्विड का डेंसिटी किसी टेम्परेचर पे कितना है?
1 gram per centimeter cube divided by 1 plus gamma of the liquid into delta T. ब्लॉक का डेंसिटी कितना है 0.95. सही है. इसको रफली हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस गामा डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 0.95 that means gamma delta t 0.05 delta t is equal to 0.05 divided by 5 into 10 to the power कितना -4 दिया. इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा. कितना आ जाएगा डेल्टा टी 5 से 100 आ जाएगा. 100 देखो ये पॉसिबल तो है नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको ना करेक्ट कर लेता हूँ. जस्ट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं मैं. या एक काम करते हैं, इसको एक काम करता हूं, मैं इतना लिया हूं तो इसको 0.98 ले लेता हूं. ठीक है, तो 0.98 ले लिया तो कितना हो जाएगा ये 0.2. क्लियर. कितना हो जाएगा ये 20 आ जाएगा ये. $40 40 ठीक है ना. 40 डेल्टा टी इज 40. दैट मीन्स हमारा टेम्परेचर क्या जाएगा, किस टेम्परेचर वो सिंक करेगा. 20 डिग्री सी था तो एट 60 डिग्री सी है ना, इट विल स्टार्ट सिंकिंग. अब बताओ पिछले सवाल में 100 आ गया तो 120 डिग्री आ गया. 120 डिग्री क्यों नहीं आंसर लिखूंगा मैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाया क्योंकि 100 डिग्री सी पे तो वाटर क्योंकि वाटर दे दिया तो वो तो बॉइल कर जाएगा. आई बात समझ में. यस सर. इसलिए 120 नहीं लिया, तो इसको -4 ही रहने दिया और ये लिख दिया. तो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया कि किस समय सिंक करेगा. द मोमेंट इट विल स्टार्ट सिंकिंग दोनों का डेंसिटी इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट इज बच्चों एक थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है जो इलास्टिसिटी में पढ़ाया जाता है. पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो बहुत बार वहां पे नहीं पढ़ाने से पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देते हैं. थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन का. ठीक है, तुम लोग खुद से इलास्टिसिटी नाम का एक चैप्टर है, तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो. थर्मल एक्सपेंशन में इसके सवाल आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं. एक सपोज रॉड है और उसको ना हम रॉड को ना ऐसे फोर्स लगा के इलोंगेट किया, पुल किया, जिससे रबर होता है. रबर को फोर्स लगाते हैं तो इलोंगेट होता है, स्प्रिंग होता है. तो तुम लोग बताना ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस पे हमने फोर्स F लगाया है और इसका लेंथ L था. इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बता दे रहा हूं, वहां पे पढ़ना और आसान हो जाएगा. इसका लेंथ ना थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. कितने अमाउंट से, डेल्टा L से. लेंथ L था, अब हो गया डेल्टा L. तो एक टर्म डिफाइन करता हूं बच्चों, स्ट्रेन. Strain is defined as change in length upon original length.
सो अमोल बताना क्या स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा क्या? हालांकि कहोगे सर डायमेंशन तो आपने पढ़ाया नहीं। Yes, sir. ऑन लेंथ डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी। एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं और ये आज के आज याद कर लो, स्ट्रेस है ना। जैसे दिमाग पे जो स्ट्रेस तुम्हारे आता है, यहाँ पे स्ट्रेस दूसरा है। यूनिट एरिया पे, हाँ ये एरिया ए पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है? एफ बाई ए। ये हो गया स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस का अगर पूछा जाए यूनिट क्या होगा, तो ये न्यूटन और ये एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेस का यूनिट। कुछ बच्चे जानते हैं यही चीज प्रेशर का भी यूनिट यही होता है, स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट यही होता है। एंड यू नो दैट कि जितना ज्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, लेंथ उतना इंक्रीज होगा। सो स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन। होगा कि नहीं? जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे डेल्टा एल उतना ज्यादा चेंज होगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। बहुत ही क्विकली मैंने बता दिया, इसको दोबारा भी बताऊंगा, दोबारा भी लिखाऊंगा। दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगा। अब कोई बता सकता है जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, उसको इलोंगेट करना आसान है या टफ है? टफ है, बहुत बढ़िया। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, देखो ये कुछ अप्लाई किया, सर्टेन फोर्स अप्लाई किया, तो जिसका y ज्यादा होगा उसका डेल्टा एल कम होगा। जिसका y यंग्स मॉडुलस ज्यादा, उसको इलोंगेट करना मुश्किल होगा। सो अगर पूछा जाए एक स्टील वायर है और एक रबर है, किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा? Steel वायर। स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो यहां तक क्लियर बच्चों? तो अगर किसी भी रॉड को अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो इलोंगेट होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जब छोड़ दिया तो वापस आ जाता है ना। इलास्टिसिटी चैप्टर में ये पढ़ाऊंगा। तो हमने दो टर्म डिफाइन किया, ये और ये। इनफैक्ट हम इसको कंप्रेस भी करेंगे ना, थोड़ा सा लेंथ कंप्रेस होगा, फिर अगर छोड़ दिया फोर्स तो फिर से वापस आ जाएगा नेचुरल लेंथ में। अब हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस। हेडिंग डालो थर्मल स्ट्रेस। कहोगे सर ये क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? मान लो एक रॉड है जिसका लेंथ है L, रूम टेम्परेचर पे भी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, यंग्स मॉडुलस है Y, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है अल्फा, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और अभी ये नेचुरल लेंथ में है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जस्ट दो वॉल के बीच में फिक्स्ड है। Now temperature is increased
Now temperature is increased. अब बताओ ये दो दीवार के बीच में फिक्स था, तो दीवार तो फिक्स्ड है, तो रॉड चाहेगा इलोंगेट होना, बट रॉड को इलोंगेट होने दीवार नहीं देगा। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि एक रॉड है, इसको हमने ऐसे पुल किया तो इसको बोलते हैं इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है। इसको ऐसे कंप्रेस किया तो इसमें बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ है। सो इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, ये फिक्स था दो वॉल के बीच में, टेम्परेचर बढ़ा दिए, इस रॉड में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा या टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा? कंप्रेसिव संस्कृत में बताए कंप्रेसिव। प्रिया पाटिल क्या होगा? टेंसाइल कृष्णा सिंह बताया कंप्रेसिव। प्रिया एक बार और सोच के बताओ। कंप्रेसिव। देखो अभी ये नेचुरल लेंथ में जो उसका लेंथ है वो है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलोंगेट होना चाहेगा, ये चाहेगा कि इसका लेंथ क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। अगर ये दीवार नहीं होता, यहाँ पे फिक्स कर देते, ये दीवार नहीं होता तो ये रॉड का लेंथ ऐसा होता। तो सोचो कि हमने यहां से इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया है ना, सिर्फ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, कंप्रेसिव stress will develop. Is it clear to all? प्रिया क्लियर हुआ क्या? उसका लेंथ होना चाहिए था ये, हाँ सर अब है कम, कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, वो चाहेगा कि दीवार को पुश कर दे उधर, है ना, धक्का दे दे। तो व्हाट इज स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड? कितना स्ट्रेन है? तो तुम कहोगे सर इसका लेंथ इतना होना चाहिए था, मतलब ये जो लेंथ है ये हो जाएगा L अल्फा डेल्टा टी, तो स्ट्रेन हो जाएगा L अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन L। हालांकि बात करें कि यहाँ पे L के जगह पे L इंटू ये होगा ओरिजिनल लेंथ, है ना, ये देना चाहिए। ऐसे ओरिजिनल लेंथ तो L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है ना, लेकिन ये तो बहुत छोटा होता है, तो रफली ऑलमोस्ट L अल्फा डेल्टा टी अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि बता रहा हूं ओरिजिनल लेंथ ये यहां से कंप्रेस किया, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। हालांकि मेडिकल में उतना पूछेगा नहीं, तो सिंपली ये कहोगे दिस इज स्ट्रेन। तो अगर मैं पूछूं कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, तो तुम कहोगे सर स्ट्रेस जो होगा F बाई A दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। By what force rod is pushing any one wall, then you will say that कि force is equal to हो जाएगा y a alpha delta t। So एक सवाल लिया, a rod of length 50 centimeter is fixed between two fixed wall at 20 degrees C. There is no stress. If temperature is increased to 50 degrees C, then find force
the rod find the force by which the rod is pushing the wall, any one wall. डेटा दे दिया है, ए दे दिया, वाई दे दिया, अल्फा दे दिया. सबका आंसर अलग अलग है यार, बहुत सिंपल सा है. F इज इक्वल टू क्या लिखा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी. सो वाई इज हाउ मच, 2 into 10 to the power 11. ध्यान देना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ए कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10 into सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. सो 10 to the power -4, ये ध्यान देना है, into अल्फा इज हाउ मच, 2 into 10 to the power -5. ये बच्चे मिस करते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइडिया पता है तुम्हें. डेल्टा टी इज हाउ मच, कुछ बच्चे 50 पुट करें, 50 नहीं, पहले 20 था, अब 50 हुआ है, 30. 2 2 4 12 हो गया. ये 12 into ये -3 -5 -8 और 12 -8, तो 10 to the power 4 न्यूटन. क्या मैंने सही लिखा क्या बच्चों? टाइम हो गया, 2-3 चीजें बची रह गई है. एक तो पहला चीज ये बचा है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, याद दिलाना, बाई मेटालिक स्ट्रिप. इनफैक्ट तुम लोग खुद पढ़ना. दूसरा ये थियोरेटिकल है, रीजन फॉर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, है ना. और तीसरा एक होता है इनवॉर, एक मटेरियल होता है इनवॉर जिसका अल्फा ऑलमोस्ट 0 होता है ना. इनफैक्ट बता ही देता हूं, इनवॉर एक मटेरियल है जिसका अल्फा क्या होता है, 0 होता है. तो ये नाम कैसे पड़ा देखना, इनवेरिएबल, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज किए तो उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, इनवेरिएबल का ही शॉर्ट कर दिया इनवॉर. तो ये अभी बताता हूँ, लिख ही लेना, क्योंकि ये मेडिकल में कभी कभी फैक्ट पूछता है. इसमें बच्चों Fe होता है और निकेल होता है, ठीक है ना. Fe और निकेल, आई थिंक इसका जो परसेंटेज होता है वो शायद 36% होता है अराउंड, है ना. ये क्या है, कंपोजिट, क्या केमिस्ट्री में पढ़ते हो, alloy एलॉय, है ना. तो 36% होता है ये. इनवार क्या है समझ में आ गया, इनवेरिएबल, चेंज नहीं हो रहा. तो आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं. बाय मेटालिक स्ट्रिप पढ़ना है, रीजन फॉर एक्सपेंशन, ये 5-7-10 मिनट का है थ्योरी, बट समझना है इसलिए इंपॉर्टेंट है. और फिर हमारा थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा. सो होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें. सो होमवर्क इज सेक्शन बी, कंप्लीट दिस सेक्शन. शायद 28 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. एक और चीज यहां पे बता देता हूं बच्चों, इसमें एक सवाल ऐसे हो गए, मैं समझा देता हूं. एक कंपोजिट रॉड है, मतलब 2 रॉड को मिला के बना दिया. अब इसका पूछता अल्फा 1 है या अल्फा 2 है, इसका इक्विवेलेंट अल्फा क्या है. इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, मैं लिख भी लो, इक्विवेलेंट अल्फा, इसका मीनिंग होता है
कि इस रॉड के जगह पे एक रॉड होता, कितने लेंथ का, L1 प्लस L2 लेंथ का, तो जितना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है उतना इंक्रीमेंट होने के लिए क्या अल्फा चाहिए, है ना। तो इसका इंक्रीमेंट कितना है, L अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। एक रॉड होता L इक्वल टू इतना लेते, अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी सब में चला जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 डिवाइडेड बाई L है कितना, L1 प्लस L2। ये मैंने सॉल्व कर दिया।